गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। सबसे पहले आती है कि डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब कि कंप्यूटर होता क्या है या उसकी एक परिभाषा क्या है। तो कंप्यूटर में अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रोसेस इट एंड गिव्स अस अ लॉजिकल आउटपुट। एक कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से इनपुट लेती है, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग करती है और हमको एक लॉजिकल आउटपुट देती है। इस डेफिनेशन में अगर हम देखें तो तीन टर्म्स हमारे पास आती हैं। सबसे पहला कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दूसरा आता है इनपुट, तीसरा आता है प्रोसेस और आपके पास नेक्स्ट आता है लॉजिकल आउटपुट। कंप्यूटर के अंदर डेफिनेशन में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि इस कंप्यूटर को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहते हैं। आपने हमेशा दो टर्म्स सुनी होगी, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक और एक होता है इलेक्ट्रिकल। या फिर अगर हम सिंपल एक लैंग्वेज में बात करें तो आप किसी से भी पूछेंगे तो कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या नॉर्मल आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करते हैं तो आपको यही पता होगा कि एक ऐसा उपकरण जो बिजली से चलता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल दो टर्म्स होती हैं उनकी बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम मतलब वो भी बिजली से चल रहा है और इलेक्ट्रिकल मतलब वो भी बिजली से चल रहा है। पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब ये होता है जो चिप्स या सॉकेट्स के बेस पे काम करता है, ऐसी डिवाइस को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल डिवाइस का मतलब जैसे अब जो वायरिंग बेसिस पे काम करती है उसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास कंप्यूटर है, आपके पास एलसीडी है, एलईडी है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आते हैं। जैसे हमारे घर पे अगर पंखा है, ट्यूबलाइट्स है, तो ये सब चीजें आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर आती है। अब आता है कि इसमें मैंने आपको बताया नेक्स्ट के इनपुट। इनपुट का मतलब है कि जब हम किसी चीज के अंदर इनपुट दे रहे हैं, मतलब किसी डेटा को हम डाल रहे हैं, तो वो चीज देना, किसी चीज को देना। जैसे कंप्यूटर में हमको काम करना होता है तो हमको इनपुट देना होता है, तो वो चीज इनपुट कहलाती है। प्रोसेसिंग मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं उसके अंदर जो भी प्रोसेस होगा, जैसे अगर मैंने अपना कीबोर्ड पे कुछ टाइप किया या नाम लिखा या कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उसको जो भी आपके साथ वर्किंग होती है उसको हम प्रोसेसिंग के अंदर रखते हैं। और लॉजिकल आउटपुट का मतलब है कि जो भी डेटा आपने कंप्यूटर को दिया उस डेटा को जो भी वो प्रोसेसिंग कर रहा है या जो भी आपने कमांड्स दिया उसको जो ऑपरेशन आपने बताया उसको करने के बाद जो रिजल्ट आपके सामने आया उसको हम आउटपुट कहते हैं। अब जैसे अगर हम एक एग्जांपल लिया जाए, सपोज फॉर एग्जांपल कि मैंने कंप्यूटर के अंदर इनपुट के अंदर दो नंबर्स टाइप किए। सपोज मैंने टाइप किया 2, फिर उसके बाद मैंने प्लस दबाया, फिर मैंने किया 2। तो इस चीज के अंदर इनपुट तो हो गया 2 यानी कि सिंगल नंबर, दूसरा इनपुट हो गया दूसरा वाला 2 यानी कि सिंगल नंबर, और प्रोसेसिंग है यानी कि ऑपरेशन में मैंने उसको बताया कि भाई मुझे इसको प्लस करना है कि माइनस करना है। ये सब चीज किस में आ जाएगी आपके पास? प्रोसेसिंग के अंदर। और आउटपुट के अंदर मेरे पास जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे अगर मैंने 2 + 2 + 2 किया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 6। ऐसे ही मैंने अगर ये किया 2 - 1 तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1। तो वो क्या हुआ? मेरे पास आउटपुट हो गया। इसका मतलब ये कि कंप्यूटर के अंदर अपन जिस टाइप का इनपुट देते हैं उसी टाइप के पास अपने पास आउटपुट आता है। अब नेक्स्ट चीज आती है जिसे हम बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म है, आई का मतलब इनपुट, पी का मतलब प्रोसेस, ओ का मतलब आउटपुट। ये आईपीओ साइकिल जो है ये आपके हर चीज के अंदर काम करता है। जैसे अगर कंप्यूटर के रेफरेंस में हम लोग देखें तो इनपुट का मतलब जैसे मैंने आपको बताया किसी चीज को देना। अगर कंप्यूटर पे हम लोग वर्क कर रहे हैं तो वर्क करने के टाइम के ऊपर हम जब तक उस कंप्यूटर को कोई कमांड्स नहीं देंगे तब तक वो वर्किंग नहीं करेगा, यानी कि कंप्यूटर में वर्किंग के लिए इनपुट देना कंपलसरी है। जैसे जिस डिवाइस से हम लोग इनपुट देते हैं उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइस। प्रोसेसिंग का मतलब जैसा भी मैंने आपको बताया कि आप जो भी चीज दे रहे हो उस चीज के ऊपर आपको क्या फंक्शन कराना है, क्या ऑपरेशन कराना है, वो चीज आपके पास प्रोसेसिंग के अंदर आती है। थर्ड नंबर जो अभी मैंने बताया ओ का मतलब आउटपुट। तो आउटपुट का मतलब यही है कि जो भी रिजल्ट आपने
देखा है, यानी कि जैसे अगर मैंने बताया था अभी फॉर एग्जांपल कि जैसे हमने 2 नंबर्स डाले, तो नंबर डालना हुआ इनपुट, प्रोसेसिंग मतलब जो भी आप उस पे प्लस माइनस इनटू कोई भी कैलकुलेशन कोई हम कर रहे हैं, वो हो गई प्रोसेसिंग के अंदर। और आउटपुट का मतलब है जब हम उसका रिजल्ट देख रहे हैं, अगर जैसे मैंने प्लस किया तो रिजल्ट में आंसर प्लस के अंदर वैल्यू में आ जाएगा, कोई माइनस किया तो सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। तो इस टाइप के जो काम है वो सारा हम आईपीओ साइकिल के अंदर रखते हैं। अब हम इनपुट डिवाइस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इनपुट डिवाइस का मतलब है किसी भी चीज में इनपुट देना, मतलब कंप्यूटर को कमांड्स देना। तो कमांड देने के लिए सबसे पहले जो इनपुट डिवाइस है वो होती है हमारे पास कीबोर्ड, है ना। कीबोर्ड के बाद दूसरी इनपुट डिवाइस है हमारे पास माउस, फिर थर्ड नंबर के इनपुट डिवाइस है हमारे पास जॉयस्टिक, नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल पैन, उसके बाद है टच स्क्रीन, उसके बाद है हमारे पास वेबकैम, उसके बाद है स्कैनर, और उसके बाद है हमारे पास टच पैड। अब जैसे हम कीबोर्ड के बारे में अगर बात करें, तो कीबोर्ड के बारे में आपको सबको पता होगा कि कीबोर्ड जो है वो हमारे पास एक टाइपिंग मशीन की तरह होता है, और टाइपिंग मशीन के अंदर आपको पता है कि टाइप करने के लिए वो चीज काम आएगी। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जब हम कीबोर्ड को यूज कर रहे हैं तो कंप्यूटर में कमांड्स आप किस चीज से देंगे, कीबोर्ड से ही देंगे। तो कीबोर्ड जो होता है वो एक तरीके से टाइपराइटिंग मशीन है जिससे आप कंप्यूटर में कोई भी कमांड्स दे सकते हो। इस कीबोर्ड के अंदर जैसे आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी कीज मिलेंगी। जैसे आपके पास अगर कभी ये क्वेश्चन आता है कि आप एक कीबोर्ड के अंदर कितनी कीज होती हैं, तो हम लोगों के पास आंसर ये है कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर टोटल या तो 107 कीज होती हैं या फिर 104 कीज होती हैं। और वैसे कीबोर्ड के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कीज होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे F1 से लेके F12 ये जो आपको कीज नजर आती हैं, ये हमारी कहलाती हैं फंक्शन कीज। और फंक्शन कीज का मतलब है कि ये हर सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग टाइप से वर्किंग करती है। किसी में F1 से हेल्प खुलती है, किसी में F5 से रिफ्रेश होता है। तो अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर ये जो फंक्शन कीज है ये 12 हैं और ये बदलती रहती है, मतलब अलग अलग तरीके से काम करती है। दूसरी जो आपके पास है जिसे हम कहते हैं जैसे स्पेस बार, तो स्पेस बार का मतलब आपको पता ही होगा कि हम जब भी कोई वर्ड लिखते हैं तो बीच में गैप देने के लिए हम लोग स्पेस बार को यूज करते हैं। एक होती है अपने पास टैब की, तो टैब की का मतलब है, टैब का मतलब है ग्रुप ऑफ स्पेसेस, यानी कि अगर हम एक अक्षर या दो अक्षर के बीच में एक से ज्यादा गैप एक ही बार में देना चाहते हैं तो हम लोग उसको टैब की से दे सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि स्पेस बार को आप 5 बार प्रेस करो और या फिर टैब को आप एक बार प्रेस करो, दोनों बात एक ही, यानी कि ग्रुप 5 स्पेस का ग्रुप टैब कहलाता है। नेक्स्ट जो आती है वो आती है आपके पास कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन की का मतलब है कि जो हमेशा किसी के साथ में काम करती है। जैसे हम लोग कीबोर्ड्स को जब यूज करते हैं तो उसके अंदर शॉर्टकट की जो आती है वो अपने पास कॉम्बिनेशन में आती है। जैसे ऑल्ट की हो गई, आपके विंडो हो गई, आपके कंट्रोल हो गई और आपका शिफ्ट की हो गई। ये चारों जो की है ये आपके पास कॉम्बिनेशन में काम आती है। जैसे कंट्रोल एस से हम काम करते हैं, सेव होता है। आप किसी के अंदर ऑल्ट F4 दबाते हो, जैसे आपकी चीज बंद हो जाती है, शट हो जाती है, तो ये ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ काम आती है। नेक्स्ट आती है आपके पास जिसे हम बोलते हैं नेविगेशन की। तो नेविगेशन की का मतलब है जैसे हम किसी चीज को नेविगेट करते हैं। नेविगेट का मतलब कि हम जब किसी चीज को पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर आगे पीछे या ऊपर नीचे मूव करने के लिए जो ये अपने पास 4 एरो कीज होती हैं, ये आपके पास नेविगेशन की कहलाती है, ये वाली। ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट आती है आपके पास नंबर की या न्यूमेरिक कीपैड। ये जो साइड में हमारे पास होता है जिसमें 1 2 3 4 नंबर्स होते हैं, इसको हम लोग न्यूमेरिक कीवर्ड बोलते हैं। जिसके अंदर ये ऊपर आपको नमलॉक दिखाई देता है, ये चीज कहलाती है। इसके बाद आती है हमारे पास एक की जिसे हम बोलते हैं बैक स्पेस। बैक स्पेस का मतलब है कि आप चाहे तो कर्सर को पिछली जगह पे ले जाएं तो उसको बैक स्पेस कह सकते हैं, या फिर किसी भी चीज पे जहां आपका कर्सर है, जैसे सपोज मेरी एक लाइन लिखी है और वहां पे मेरे पास कर्सर है,
और इस कर्सर से जब मैं बैक स्पेस प्रेस करूंगी तो ये किसी भी चीज को लेफ्ट साइड से डिलीट करने के काम भी आता है। नेक्स्ट आता है जैसे हमारे पास कीबोर्ड में की होती है एक डिलीट की। डिलीट की का मतलब है कि आप किसी चीज को जब सेलेक्ट करते हैं और डिलीट प्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर हम किसी भी लाइन के बीच में हैं और कर्सर से हम डिलीट प्रेस करेंगे तो वैल्यू जो है वो हमारी लाइन या कुछ भी जो मैटर है वो हमारा राइट साइड से डिलीट होगा। एक डिफरेंस ये है कि बैक स्पेस और डिलीट की दोनों ही डिलीट करती हैं, लेकिन दोनों के अंदर डायरेक्शन का फर्क है। बैक स्पेस लेफ्ट साइड से डिलीट करती है, डिलीट की राइट साइड से डिलीट करती है। ऐसे एक की होती है जैसे हम बोलते हैं होम की या एंड की। अब होम की का मतलब है जो किसी भी लाइन में बिल्कुल स्टार्टिंग में ले जाए। जैसे कर्सर अगर हमारा किसी लाइन के बीच में रखा है और हम उसको अगर होम वाली की प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल उसके स्टार्टिंग में चली जाएगी। और अगर हमने कर्सर रखा है कहीं पे भी और हमने एंड की प्रेस की तो लाइन के बिल्कुल एंडिंग के अंदर ये चीज चली जाएगी। ये चीज आपको होम की और एंड की से मिलेगी। अभी क्या आती है हमारे पास की जैसे हम बोलते हैं कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का मतलब आपको पता होगा कि अगर हम कोई चीज जब कीबोर्ड में टाइप करते हैं तो कैप्स लॉक अगर ऑन होता है तो हम उसको जो भी चीज टाइप करते हैं कीबोर्ड से वो कैपिटल लेटर्स में टाइप होती है, और हम अगर कैप्स लॉक को ऑफ करते हैं और फिर हम कोई लेटर वगैरह टाइप करते हैं तो हमारे पास वो चीज स्मॉल लेटर्स में टाइप होती है। एक चीज अपने पास जैसे किसी भी कीबोर्ड के अंदर किसी किसी बटन्स पे जैसे डबल नंबर्स लिखे रहते हैं तो सिंगल नंबर तो आप नॉर्मली प्रेस करोगे वो आ जाएगा, लेकिन जो ऊपर वाली चीज लिखी होती है वो हमेशा शिफ्ट की दबाने के बाद टाइप होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कीबोर्ड में हमारे पास जो अपना अल्फाबेट्स लिखे होते हैं उसके ऊपर जस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखे होते हैं और उसके ऊपर कुछ सिंबल्स भी होते हैं। जैसे आपके हाइफन हो गया, आपका एट द रेट हो गया, आपका एंड का साइन है, आपका डॉलर का साइन है, आपका परसेंटेज का साइन है। ये सब चीज जो है शिफ्ट के साथ काम करती है। इस तरीके से ये कीबोर्ड आपका काम में आता है। नेक्स्ट जो आपके पास इनपुट डिवाइस है वो हमारे पास है माउस। अब सबको पता है कि माउस जो होता है वो एक पॉइंटर डिवाइस है, क्योंकि हम इसको स्क्रीन पे दिखते हैं तो ये हमको एक एरो के रूप में दिखता है, इसलिए हम इसको पॉइंटर डिवाइस भी कहते हैं। और इसके अंदर आपको पता ही होगा कि दो बटन्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट वाला बटन, एक होता है राइट वाला बटन, और बीच में होता है स्क्रॉल। अगर हम लेफ्ट बटन की बात करें तो किसी भी चीज को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो लेफ्ट वाले बटन से प्रेस करके सेलेक्ट करते हैं, और अगर हम राइट वाले बटन की बात करें तो राइट वाले बटन के अंदर आप किसी भी चीज के ऑप्शंस को ऑन कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी भी सेलेक्टेड आइटम पे राइट क्लिक करते हैं तो वहां पे आपको ओपन करना, कट करना, रीनेम करना, डिलीट करना, ऐसे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। अगर हम माउस की टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारे पास दो टाइप के माउस हैं जो हम ज्यादातर यूज करते हैं। फर्स्ट आता है मैकेनिकल माउस और दूसरा आता है ऑप्टिकल माउस। अगर मैकेनिकल माउस की बात करें तो आपने अगर देखा हो तो पहले एक माउस आया करता था जिसके अंदर नीचे एक बॉल आया करती थी और वो वेट में थोड़ा भारी होता था, और उससे हम जब वर्क करते तो अगर उसके पीछे से वो बॉल हम निकाल लेते थे तो वो माउस वर्किंग करना बंद कर देता था। वो जो माउस थे वो थे अपने पास मैकेनिकल माउस। सेकेंड जो आते हैं वो आते हैं अभी हम जो यूज करते हैं, अभी हम जितने भी माउस यूज करते हैं वो सारे ऑप्टिकल ही होते हैं। ऑप्टिकल माउस वेट में लाइट होते हैं, मतलब हल्के होते हैं। दूसरी चीज इसके नीचे आपने देखा होगा रेड कलर की एक लाइट जलती है। ये दो टेक्नोलॉजी माउस के अंदर यूज की जाती है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आपके पास आती है जिसे हम बोलते हैं स्कैनर। स्कैनर का मतलब है कि जब हम किसी चीज को डायरेक्टली कंप्यूटर पे डाल रहे हैं, जैसे सपोज अगर मेरे को मैं यहाँ हूँ और सपोज मेरी कोई फ्रेंड है और वो किसी दूसरी जगह पे बैठी है और उसको सपोज मेरे को अपना कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भेजना है, तो हम उसको जैसे मोबाइल से जब भेजते हैं तो हम डायरेक्टली एक जैसे फोटो कैप्चर कर लेते हैं और उसको व्हाट्सअप कर देते हैं, या फिर हमारे पास जैसे बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जैसे कैमरा स्कैनर हो गया, आपके
एक्रोबैट रीडर हो गया, इन सब से पीडीएफ वगैरह बना करके हम लोग भेज देते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर पे जब हम कोई डेटा डालते हैं, जैसे आप किसी भी ऑफिस वगैरह में वर्किंग करते हैं और सपोज जैसे मुझे कंप्यूटर में मुझे एक सपोज मेरा बैंक स्टेटमेंट है और उसको मेरे को एक सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके देना है, तो उस बैंक स्टेटमेंट को मैं क्या करूंगी, वहां पे टाइप नहीं करूंगी, लेकिन मैं उसको स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर दूंगी। तो एक ऐसी डिवाइस जो हमारे पास किसी भी डेटा को जो हमारे पास हार्ड कॉपी में है उसको डायरेक्टली बिना किसी मेहनत के हम अगर सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो जो डिवाइस है वो कहलाती है आपके पास स्कैनर। जैसे सबसे पॉपुलर स्कैनर जो है वो आपने देखा होगा, सपोज जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं, तो शॉपिंग करने जब हम जाते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट्स वगैरह सब लोग चूज कर लेते हैं। लास्ट टाइम पे जब हम लोग बिल बनवाने जाते हैं तो वहां पे जो पर्सन बैठा होता है वो क्या करता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट्स होता है उस प्रोडक्ट के पीछे बारकोड्स को स्कैन करता है। तो वो बारकोड स्कैन करने का रीजन क्या है, क्योंकि बारकोड्स के पीछे आपकी उसकी रेट छुपी हुई होती है। तो वो जो डेटा जो वर्टिकल लाइंस होती है ब्लैक, वो बारकोड जो स्कैन करता है वो होता है हमारा बीसीआर यानी कि बार कोड रीडर, और वो भी एक टाइप का क्या है, स्कैनर ही होता है। दूसरी चीज आती है स्कैनर के अंदर जिसे हम बोलते हैं ओसीआर यानी ऑप्टिकल कोड रीडर। जब हम, आपने देखा होगा या सुना भी होगा, एक ओएमआर शीट होती है। अगर हम जैसे कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं या स्कूल में कोई आजकल एग्जाम्स होते हैं, किसी भी टाइप के एग्जाम है, सब में आजकल ओएमआर शीट भरवाई जाती है। तो ओएमआर शीट में क्या होता है कि हम जो आंसर्स लगाते हैं वो पेंसिल से, आपने देखा हो, या तो ब्लैक कलर के पेन से लगाते हैं या फिर ब्लैक कलर के क्या बोलते हैं पेंसिल से लगाते हैं। अब उसको जब कंप्यूटर से कॉपी जब चेक होती है तो वो भी आपके स्कैन की जाती है। तो स्कैन जिस डिवाइस से की जाती है वो कहलाता है ओसीआर यानी कि ऑप्टिकल कोड रीडर। तो ये भी आपका एक टाइप का स्कैनर है। नेक्स्ट एक और स्कैनर होता है जो ऑफिशियल या बैंक्स वगैरह में ज्यादातर यूज किया जाता है, जिसे हम कहते हैं MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कोड रीडर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जाते हैं तो हमारा चेक रीड होता है, आपका पासबुक रीड होता है, आपका बैंक स्टेटमेंट वगैरह रीड होते हैं। तो ये सारा चीज जो है जनरली किससे स्कैन होता है, MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कोड रीडर। तो तीन टाइप के स्कैनर हमारे पास हो गए। एक तो हो गया ऑप्टिकल कोड रीडर जो ओमेड शीट को पढ़ता है, एक आया आपके पास BCR यानी बारकोड रीडर या फिर उसको बारकोड रिकॉग्नाइजेशन भी बोला जाता है, जो बारकोड वाले डेटा को पढ़ता है। थर्ड नंबर आ गया आपके पास MICR यानी मैग्नेटिक इंक कोड रीडर यानी कि जो बैंक्स वगैरह में काम में आता है। नेक्स्ट जो हमारे पास इनपुट डिवाइस आती है जिसे हम बोलते हैं टच पैड। टच पैड का मतलब ये है, जैसे हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं तो लैपटॉप का जो माउस होता है वो अलग से भी हम लोग लगा सकते हैं, और नहीं तो आपने देखा होगा कि वहां पे एक चौकोर सेंसिटिव एरिया होता है जिसके ऊपर हम जब फिंगर चलाते हैं तो ही हमारा लैपटॉप जो है वो चलता है। तो वो जो चौकोर एरिया है जिसपे हमारी फिंगर सेंसर वर्क करता है, वो जो चीज है वो हमारे पास टच पैड कहलाता है, और वो ट्रैक पैड की टेक्नोलॉजी पे ही वर्क करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास इनपुट डिवाइस आती है वो आती है हमारे पास जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का मतलब है कि जो गेम खेलने का रिमोट होता है कंप्यूटर के अंदर, उसको हम जॉयस्टिक बोलते हैं, या इसको गेम कंट्रोलिंग डिवाइस भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास इनपुट डिवाइस के अंदर ग्राफिक टैबलेट। जैसे हम लोग आईपैड वगैरह यूज करते हैं तो आईपैड वगैरह में या फिर फोन में भी हम लोग आजकल ड्राइंग्स वगैरह बनाने लगे, तो वो भी चीज आपके पास किस में आती है, इनपुट के अंदर ही आती है, और जिसमें बेसिकली हम लोग जैसे फिंगर से भी काम कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास एक डिवाइस और होती है जिसको हम डिजिटल पेन कहते हैं। डिजिटल पेन से भी हम लोग ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं, या फिंगर से टच स्क्रीन करके भी आप उस चीज को यूज कर सकते हो। वो बिल्कुल ऐसे ही चलता है जैसे अपन पेंसिल या पेपर से जो भी वर्किंग करते हैं, सेम इसी तरीके से ये चीज वर्किंग करती है। नेक्स्ट आता है जिसे हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का मतलब है कि एक ऐसी डिवाइस जिसको हम लोग रिजल्ट को देखने के लिए यूज करते हैं, उसको आप आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर के अंदर मेरे पास CPU भी है,
कीबोर्ड भी है, माउस भी है। और सपोज मेरे पास अगर मॉनिटर नहीं है तो मॉनिटर के बिना मैं अपना रिजल्ट किस पे देखूंगी, मैं नहीं देख सकती। यानी कि मेरे को ये चीज चाहिए, एक ऐसा स्क्रीन चाहिए या टीवी चाहिए जिसके ऊपर मैं जो भी कमांड दे रही हूँ वो दिखे, यानी कि मैं जो वर्किंग कर रही हूँ मुझे शो होनी चाहिए। तो एक ऐसी डिवाइस जो भी आप वर्किंग कर रहे हो उसका रिजल्ट शो करती है यानी आउटपुट देती है, उसे हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे कंप्यूटर्स में अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहली आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। अब मॉनिटर जो है वो आप ऐसे ही कह सकते हैं जैसे हमारे घर में एक टीवी होता है, तो टीवी का काम है हमको कोई भी पिक्चर शो करना, वैसे ही कंप्यूटर में मॉनिटर का मतलब है कि आप जो भी वर्किंग कर रहे हैं उस चीज को शो करना। जैसे हमारे पास अगर मॉनिटर की बात की जाए तो दो टेक्नोलॉजीज यहाँ पे काम करती है। एक आती है टीवी की टेक्नोलॉजी वाले मॉनिटर्स और एक आता है मॉनिटर टेक्नोलॉजी वाले मॉनिटर्स। टीवी टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे आपने सुना भी होगा, हम लोग बात करते हैं एलसीडी और एलईडी की। जैसे एलसीडी भी क्या एक मॉनिटर ही है, आप लोग आजकल उसमें पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं, सब चीज यूज हो जाती है। तो एलसीडी का मतलब है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दूसरा होता है एलईडी का मतलब लाइट एमिनाइट डायोड। ये दोनों जो है ये टीवी की तरह भी काम करते हैं और कंप्यूटर की तरह भी काम करते हैं। पर बेसिकली अगर केवल मॉनिटर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो सीआरटी का मतलब है कैथोड रे ट्यूब। जो पुराने जमाने में वो बड़े वाले मॉनिटर्स जो आते थे जिनके पीछे बहुत स्पेस होती थी, तो वो जो चीज है वो सीआरटी मॉनिटर कहलाते थे। और सेकेंड नंबर जो आता है वो आता है टीएफटी मॉनिटर यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, जिसे अपन नॉर्मल लैंग्वेज में फ्लैट स्क्रीन वाले मॉनिटर्स भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास चार मॉनिटर हुए। फर्स्ट है एलसीडी, दूसरा है एलईडी, थर्ड है सीआरटी और नेक्स्ट है आपके पास टीएफटी। अब आती है बात कि एक हमारे पास आउटपुट डिवाइस और है जिसे हम बोलते हैं प्रिंटर। प्रिंटर का मतलब सभी को पता है कि जैसे हम लोग प्रिंट आउट्स निकालते हैं तो प्रिंट आउट किससे निकलता है, प्रिंटर से निकलता है। अगर हम प्रिंटर की बात करें तो ये जो चीज है ये स्कैनर के बिल्कुल अपोजिट है। जैसे स्कैनर के बारे में जब मैंने आपको बताया तो मैंने आपको ये बताया कि आप अगर कोई भी डेटा कंप्यूटर के बाहर है, मतलब जैसे सपोज मेरी एक फोटो है और उस फोटो को मैं डायरेक्टली कंप्यूटर पे डालूंगी तो मैं किसके हेल्प से डालूंगी, स्कैनर से। यानी कि हार्ड कॉपी को मैंने किस में कन्वर्ट किया, सॉफ्ट कॉपी के अंदर। और अगर इसका जस्ट उल्टा है कि सपोज मैंने कंप्यूटर में कोई ड्राइंग बनाई और मुझे उसको पेपर पे लेना है तो मुझे किससे लेना पड़ेगा, प्रिंटर से लेना पड़ेगा। नेक्स्ट जो चीज आती है वो ये आती है कि जैसे भाई प्रिंटर के अंदर हम देखें तो अलग अलग टाइप के प्रिंटर्स हम लोग देखते हैं आजकल। हम लोग जो यूज करते हैं वो होता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर का मतलब ये है कि जैसे ये ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जिसको हम रिफिल करा सकते हैं। मतलब जैसे सपोज हम मार्केट से आज एक प्रिंटर खरीद के लेके आए और प्रिंटर को हमने जैसे कितने भी प्रिंट आउट्स निकाले 500 700, उसके बाद अगर उसकी इंक खत्म हो जाती है तो हम उसको वापस से रीरिफिल करा सकते हैं। रीरिफिल कराने के बाद वो वापस से हमारे लिए यूजफुल हो जाएगा। इंकजेट प्रिंटर जो है वो होम पर्पज से ज्यादातर यूज किया जाता है। आप उसको ऑफिसेज वगैरह में भी यूज कर सकते हो, घर पे भी यूज कर सकते हो, बैंक्स वगैरह में सब जगह पे यूज होता है। और नेक्स्ट एक आता है आपके पास लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर का मतलब ये है कि ये बड़ी कंपनीज में यूज होता है बिकॉज ये एक्सपेंसिव होता है, मतलब थोड़ा महंगा होता है और इसको होम पर्पज से यूज नहीं किया जाता। अब अगर हम बात करें कि इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर में ऐसा क्या डिफरेंस है जो इनको डिफरेंशिएट करता है, तो मैं आपको बताऊं। एक तो इनकी इंक का डिफरेंस है। इंक का डिफरेंस मतलब इंकजेट प्रिंटर में या किसी भी प्रिंटर में जो इंक डलती है ना उसको हम लोग बोलते हैं कार्ट्रिज इंक, और कार्ट्रिज के अंदर इंकजेट प्रिंटर जो होता है उस इंकजेट प्रिंटर के अंदर जो कार्ट्रिज डलती है वो होती है लिक्विड फॉर्म के अंदर, और लेजर के अंदर जो डलती है वो होती है हमारे पास पाउडर फॉर्म के अंदर। दोनों का एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा कॉस्ट वाइज इंकजेट प्रिंटर थोड़ा सस्ता होता है और लेजर प्रिंटर जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, पर उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। एक और प्रिंटर होता है जिसका नाम शायद आपने सुना हो या नहीं सुना हो, लेकिन आपको मैं बताऊं, जैसे हमारे घर पे न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं
आप देखते हो हम रोड पे कहीं जा रहे हैं, एक बड़ा सा पोस्टर लगा है या बैनर लगा है या फ्लक्स लगा है, तो आप सोचिए कि एक छोटे से प्रिंटर से इतने बड़े-बड़े प्रिंट आउट्स नहीं निकल सकते। उस प्रिंटर को हम जो ग्राफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, हम बोलते हैं प्लॉटर, जो सबसे ही महंगा और सबसे ही बेस्ट है ना? वो चीज पर्टिकुलर ग्राफिक पर्पस के लिए ही बनती है। जैसे आप लोग देखते ही हो, जैसे डायरी वायरी छपती है, आपके बड़े बड़े बैनर, जैसे मैं बता रही हूँ, फ्लक्स बता रही हूँ, आपके एड्स हो गए, आपके न्यूज़पेपर्स हो गए, वो सारी की सारी चीजें जो है वो प्लॉटर से ही छपती हैं। फिर आता है नेक्स्ट आपके पास, जिसे हम बोलते हैं आपके प्रोसेसिंग वाला पार्ट। प्रोसेसिंग में मेरा मतलब ये है कि जैसे आप कोई भी काम करेंगे तो आपको उसके लिए कुछ प्रोसेस तो करना पड़ेगा। तो ऐसे ही कंप्यूटर में जब अपन लोग वर्किंग करते हैं तो जो प्रोसेस करते हैं, तो प्रोसेस के लिए जो डिवाइस है उसे हम बोलते हैं सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की वर्किंग कैसे होती है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में ही बता रही हूँ, इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे बिकॉज ये बहुत ही लंबी चीज है। जैसे हम सीपीयू की अगर बात करें तो सीपीयू का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब है, जैसे हिंदी में अगर हम बोले, किसी को पता हो या नहीं पता हो, इसको बोलते हैं ऐसा केंद्रीय संगणक इकाई। जैसे कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग संगणक, और इसको बोलते हैं हम लोग केंद्रीय संगणक इकाई। मतलब जो आपका सारा काम कंट्रोल करेगा, एक तरीके से कंट्रोलिंग डिवाइस है, तो वो चीज आपकी सारी चीज मैनेज करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंप्यूटर में बात ना करें और एक नॉर्मल बात करें, जैसे अगर मैं हूं तो मैं एक मानव हूं, मानव का जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो है उसका माइंड, है ना? अगर उसका माइंड काम करना बंद कर देता है तो हम क्या बोलते हैं, ये पागल हो गया है, ऐसे करके, या फिर आप समझ लीजिए कि उसकी वर्किंग प्रॉपर नहीं होगी। ऐसे ही कंप्यूटर में जब भी हम कोई कमांड देते हैं, सपोज मैंने कुछ भी इनपुट दिया, तो वो आपके जो भी वर्किंग होगी, जो भी काम होगा, वो किसके अंदर होता है, सीपीयू के अंदर होता है। इसी तरीके से सीपीयू के अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है आपके पास सीयू, मतलब कंट्रोल यूनिट। दूसरा होता है एएलयू, मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। और थर्ड होता है आपके पास एमयू, मतलब मेमोरी यूनिट। अगर सीयू की बात की जाए तो कंट्रोल यूनिट का मतलब है कि जो भी आप कमांड दे रहे हो उस कमांड का क्या करना है, यानी कि अगर जैसे मैंने कोई नंबर लिखे तो फिगर्स पे कोई कैलकुलेशन करना है, या फिर मैंने कुछ पैराग्राफ टाइप किया, मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप किया, उस टेक्स्ट को आपको सिंपल टाइप करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, एनीथिंग जो भी हम काम करवाते हैं वो काम करने का डिसीजन हमारे पास सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट लेती है। ये कंट्रोल यूनिट आप ऐसे समझ सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे वर्क करती है जैसे हम सपोज मैनेजर की बात करें, तो अगर हम किसी भी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं तो मैनेजर को ठहराते हैं, वैसे ही यहाँ पे ये चीज वर्किंग करती है। तो एक तरीके से मैनेजिंग डायरेक्टर आप समझ लीजिए इसको, इसका। नेक्स्ट आता है एएलयू। एएलयू का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कि जो भी वर्किंग हमारे डिजिट्स पे हो रही है उस डिजिट्स के अंदर कैलकुलेशंस करनी है आपको, उनको कहीं भी मेंटेन करना है, प्लस माइनस इनटू, ऐसे जो भी डिजिट्स की कैलकुलेशंस है वो होती है हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। जैसे आप उसमें बोलते हैं अंक गणित का काम जो करना है वो सारा का सारा काम इसमें होता है। नेक्स्ट आती है एमयू। एमयू का मतलब है मेमोरी यूनिट। मेमोरी का मतलब आप लोग सब जानते ही हैं भाई, जैसे हम लोग उसको किसी भी चीज को जब सेव करते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होती है, ऐसे यहाँ पे ये चीज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वर्किंग करती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जैसे हमने क्या किया, सपोज कोई डेटा कंप्यूटर को इनपुट में दिया, सपोज मैंने एक टेक्स्ट लिखा, तो सबसे पहले वो जो टेक्स्ट है वो सीपीयू के सीयू वाले पार्ट में जाएगा। अब सीयू का काम ये है कि इस टेक्स्ट को ये डिसाइड करे कि ये अर्थमेटिक डेटा है या नॉर्मल डेटा है। आपने नॉर्मल टेक्स्ट टाइप किया या कुछ भी किया, वो डिसीजन कौन लेगा, सीयू लेगा, यानी कंट्रोल यूनिट लेगा। अब सीयू से अगर हम डेटा को जब सेव करते हैं तो सिंपल अगर डेटा है विदाउट कैलकुलेशन या विदाउट कोई नंबर्स, तो वो सीयू से डायरेक्ट किस में जाके सेव होगा, एमयू के अंदर, यानी मेमोरी यूनिट के अंदर।
और अगर हमारे पास कोई ऐसा डेटा जैसे मैंने दिया, सपोज मैं एक्सेल में यूज कर रही हूँ या मैं टैली में यूज कर रही हूँ, कोई भी कैलकुलेशंस कर रही हूँ, कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ, तो मैंने सीयू में डेटा दिया और डेटा जाने के बाद कैलकुलेशन के लिए कहाँ जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंदर, और फिर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट से जाने के बाद, सेव होने के बाद वो कहाँ जाएगा, एमयू मतलब कि मेमोरी यूनिट के अंदर। इस तरीके से ये सीपीयू की प्रोसेसिंग आपके पास चलती है। तो अभी हमने जो पढ़ा वो था हमारा इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग वाला काम, यानी कि आईपीओ साइकिल। नेक्स्ट जो चीज आती है हमारे पास आती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मेमोरी की बात हम लोग कर रहे थे, तो मेमोरी का मतलब आपको मैंने बताया कि किसी चीज को जब हम लोग सेव करते हैं तो वो चीज हमारी मेमोरी कहलाती है। जैसे कंप्यूटर में आपने सुना होगा कि दो मेमोरीज होती हैं, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो सिंपल इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये टेम्परेरी मेमोरी है। टेम्परेरी मेमोरी का मतलब है कि कोई भी चीज जैसे आपने रखी तो एक तरीके से वो सेफ नहीं है। सपोज आज मैं कहीं पे काम कर रही हूँ या मेरी टेबल पे मैं काम कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे एक पेन ऐसे रखा और रखने के बाद मैं यहाँ पे रख के उसको भूल गई और चली गई। सपोज अब दूसरे दिन मैं आई तो मुझे वो वहां पेन मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। क्यों? क्योंकि वो वहां से सेफ नहीं था। अगर उस पेन को उठा के किसी ने कहीं पे रख दिया या उसको उठा के किसी ने अपने पास रख लिया तो मैं उस चीज को वहां से वापस से नहीं ले सकती, यानी मेरे को वो चीज वहां पे प्राइमरी यानी टेम्परेरी रूप में ही दिखाई देगी। वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम कंप्यूटर ऑन है हमारा, हम उस पर काम कर रहे हैं और काम करते करते अगर हमारे पास बीच में अगर लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो हमारा डेटा जो है वो डिलीट हो जाता है। वो कहलाता है आपके पास प्राइमरी मेमोरी के अंदर। ठीक है। अब इसी तरीके से सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब ये है कि आपने जो भी काम किया अगर आप उसको एक अलग से किसी डिवाइस में सेव करके रख लेते हो तो वो चीज है वो आती है सेकेंडरी मेमोरी में, इसलिए हम इसको परमानेंट वाली मेमोरी कहते हैं। और आपने वैसे शायद स्कूल में पढ़ा भी होगा, जैसे प्राइमरी जो मेमोरी है इसके अंदर हम रैम और रोम को रखते हैं। अगर हम रैम की बात करें तो आपको पता होगा कि रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी जो आपके लिखने और पढ़ने दोनों के लिए काम में आती है। जिसके अंदर जैसे आप कंप्यूटर में वर्किंग जब करते हैं तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप रैम में वर्क कर रहे हैं कि रोम में वर्क कर रहे हैं, तो आपका आंसर होगा कि हम रैम में वर्क कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम प्राइमरी मेमोरी के अंदर यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है कि रोम। तो रोम का मतलब जैसे मैंने बताया रीड ओनली मेमोरी, यानी जो केवल पढ़ने के लिए काम में आएगी, यानी जिसमें आप केवल पढ़ सकते हैं, उसमें लिख नहीं सकते। अब अगर मेरे को किसी ने ये बोला कि मुझे कंप्यूटर के अंदर रैम कैसे पता पड़ेगी कि मैं रैम में काम कर रहा हूँ या मैं रैम रोम में काम कर रहा हूँ, या कैसे दिखेगी कि रैम हम देख सकते हैं या रोम हम देख सकते हैं, तो बेसिकली जैसे आप रैम को तो शायद आपने देखा भी होगा। सपोज ऐसे समझिए, जस्ट एक एग्जांपल कि अगर हम किसी भी चीज को जब खरीदने जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आज अगर मुझे एक नया फोन लेना है तो हम लोग ऐसे देखते हैं कि कोई फोन है तो फोन के अंदर उसको कैसे आप रेट वाइज डिफरेंशिएट करेंगे या फिर आप उसके स्पेसिफिकेशंस को देखकर डिफरेंशिएट करेंगे। तो बेसिकली किसी भी चीज की हम जब बात करते हैं तो रैम का मतलब एक तरीके से ये हो गया, जैसे हम लोग फोन की बात कर रहे थे अभी, तो फोन में जैसे मैंने बोला कि जैसे हम बात करते हैं ना 8 GB है, 4 GB है, आपके 12 है, 16 है, 64 है, ये सब जो है ये रैम है। और रैम का मतलब एक तरीके से उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ही हुई, वो चीज आपको देखनी होती है। इसी तरीके से कंप्यूटर में जब हम लोग वर्क करते हैं और हमको अगर रैम देखनी है तो एक तो आपने शायद देखा भी होगा कि सीपीयू के अंदर से एक पतली सी स्ट्रिप होती है, वो भी रैम कहलाती है, मतलब उसको हम रैम देख सकते हैं। और वैसे देखना है तो माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज के अंदर आप रैम को देख सकते हैं कि कितनी रैम आपके पास है। और रोम का मतलब जैसे मैंने बताया है कि रीड ओनली मेमोरी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल जैसे मैंने कंप्यूटर खोला और मैं किसी चीज को पढ़ रही हूँ, वो चीज नहीं है। अगर रैम और रोम का डिफरेंस मैं आपको समझाऊं तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फोन होता है, सबके पास आजकल स्मार्टफोन है।
सब लोग व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं और हमारे पास दिन रात व्हाट्सएप पे डेटा आते रहते हैं। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे फोन की मेमोरी बिल्कुल फुल हो जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को, सेलेक्टिव चीजों को डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद भी कभी कभी फोन हमारा हैंग होता रहता है, तो उसका मतलब ये कि अभी उसको और खाली करने की जरूरत है। तो हम लोग क्या करते हैं कि या तो अपना डेटा कंप्यूटर में ट्रांसफर कर देते हैं, है ना, ट्रांसफर कर दें फिर भी खराब होता है, तो हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है जो होता है बैकअप और रीसेट का। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम अपने फोन को बैकअप या रीसेट करते हैं, तो रीसेट करने के बाद सबसे पहले तो हमारा फोन शट डाउन हो जाता है ना, वो भी एक टाइप का कंप्यूटर ही है, तो वो सबसे पहले शट डाउन हो जाता है। शट डाउन होने के बाद फिर थोड़ी देर बाद स्क्रीन पे कुछ नहीं आता है ना, लेकिन जब थोड़ी देर बाद स्क्रीन चालू होती है तब उसमें फिर अपना सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड करने लगता है। डाउनलोड जैसे जैसे होता है तो उसकी प्रोसेसिंग और आगे चलती है, फिर थोड़ा और आगे चलती है। आगे चलने के बाद फिर वो आपको मांगता है कि सबसे पहले आप अपना जीमेल आईडी डालो, है ना, फिर उसके बाद वो आपको पासवर्ड मांगेगा, वो आपसे अपना डेट एंड टाइम सेट कराएगा, आपकी लैंग्वेज सेलेक्ट कराएगा, आपका नेट या वाईफाई कनेक्ट करवाएगा। तो वो जो प्रोसेसिंग चल रही है जिसमें डिवाइस आपको इंस्ट्रक्शन दे रही है और उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर मैं उस चीज को फॉलो नहीं करूंगी तो मेरा जो डिवाइस है वो आगे प्रोसेस ही नहीं करेगा, यानी ऑन ही नहीं होगा। तो अगर उसने बोला है कि ईमेल आईडी डालना है तो डालना ही पड़ेगा, उसने बोला पासवर्ड डालना है तो डालना ही पड़ेगा, वो बोलेगा डेट एंड टाइम सेट करना है, करना ही पड़ेगा। तो ये जो चीज है ये करनी ही पड़ेगी, तो उस चीज को मतलब मस्ट हो गया वो चीज। तो वो चीज ये है कि उसने मुझे बोला, यानी कि मैंने केवल उसके इंस्ट्रक्शन को रीड किया और फिर उसके बाद मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, यानी उस चीज को फॉलो कर रही हूँ। तो वो जो चीज है कहलाती है कौन सी, रोम की स्टेज। अब जब मेरा फोन पूरी तरीके से फॉर्मेट हो गया, आपका स्क्रीन आ गई जिसमें आपको कॉन्टेक्ट्स का आइकन दिख रहा है, आपके स्क्रीन पे टाइम दिख रहा है, डेट दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, तो वो जो सारी चीजें हैं वो हमारे पास जब यूजर इंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं रोम की स्टेज, ठीक है, सॉरी रैम की स्टेज, है ना। यानी कि यूजर इंस्ट्रक्शन मतलब शुरू होने के पहले रोम की स्टेज थी और जब यूजर इंस्ट्रक्शन शुरू हो गया तब हमारे पास रैम की स्टेज शुरू हो गई। ये चीज कहलाती है प्राइमरी मेमोरी, यानी कि रैम और रोम। अब चीज आती है कि जिसे हम बोलते हैं, अभी मैंने बताया आपको सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि हम अपनी कोई भी फाइल किसी भी डिवाइस में स्टोर अगर अलग से कर लें और उसको हम डेटा को कहीं भी ले जा भी सकते हैं, जैसे आपने सुना भी होगा पेन ड्राइव आजकल सब जानते हैं, तो हार्ड डिस्क कंप्यूटर में होती है एक तो सेकेंडरी डिवाइस, यानी हार्ड डिस्क एक ऐसे ही चौकोर सा डब्बा टाइप होता है, उसको आप कभी निकाल के किसी दूसरे सीपीयू में लगाओगे तो आपका डेटा एक से दूसरे कंप्यूटर पे ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा सीडी भी आपने देखी होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क, जैसे आप डीवीडी भी देखते होंगे, ये सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, ये जितनी भी चीजें हैं, एसडी कार्ड, मेमोरी कार्ड, ये सारी की सारी चीजें आपके पास सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं, ठीक है।